और इस वक्त हम लखनऊ के फिनिक्स यूनाइटेड मॉल में हैं। तमाम रिटेलर्स हमारे साथ हैं। बजट चौपाल लगी हुई है। ब्रेक से पहले तमाम अच्छे अच्छे सुझाव आए, कुछ उम्मीदें, कुछ डिमांड्स रखी लोगों ने सरकार के सामने। ब्रेक के बाद फिर एक बार उन लोगों से बात करते हैं और बात करते हैं कि कैशलेस इकोनॉमी, जीएसटी, बजट से उम्मीदें, सेक्टरल वाइज वो क्या चाहते हैं कि इस बजट में ऐसा क्या कर दे सरकार की जो 2-3 साल से उनको जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो पाई, वो एकदम से पूरी हो जाए, या कुछ ऐसा हो जाए जिससे उनकी जिंदगी और उनका कारोबार दोनों आसान हो। कुछ और लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम संजीव। मैं ये कहना चाहूँगा, बजट से हमें बहुत उम्मीदें हैं इस साल, और जिस तरीके से हमारी सरकार अभी डीमोनेटाइजेशन वगैरह पे उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, तो करप्शन काफ़ी हद तक रिमूव कर पाएंगे बजट द्वारा। जो उनकी यूबीआई पॉलिसी है, यूनिवर्सल बिजनेस बेसिक इनकम, मुझे लगता है कि दैट विल सॉल्व द प्रॉब्लम। उससे बहुत हमें सहूलियत मिलेगी। जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको ऊपर लाने में काफ़ी मदद मिलेगी। बजट जीएसटी जो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं वो भी काफ़ी कारगर साबित होगा, बिकॉज़ ये आजमाया हुआ नुस्खा है, ये कोई नया नहीं है। तो अगर हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की बात करें तो जीएसटी एक ना सिर्फ हमें सहूलियत देती है, बल्कि ये जो मीडिएटर बीच में इन्वॉल्व होकर जो टैक्स की चोरी होती है वो हम रोक सकेंगे। सो जीएसटी एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, और हमें उम्मीद है ये जो बजट आएगी इसमें मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को एक ऊपर आने का मौका मिलेगा। एंड ये लखनऊ स्पेशली उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के सभी लोग काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बजट से हमें काफ़ी। जेटली जी, बहुत उम्मीदें हैं उत्तर प्रदेश के लोगों को, और इन लोगों की उम्मीदों को प्लीज आप थोड़ा पानी मत फेरिएगा। जो हमारी 60 या 70% जनसंख्या देहाती क्षेत्रों में रहती है, वहाँ के स्कूलों का प्रारंभिक शिक्षा से लेके और इंटरमीडिएट तक आप स्तर देख लें। और मान लो सिटी में है जिसके पास कैपेसिटी है पढ़ाने की, सिटी में ऐसा नहीं कि सिटी में सभी पढ़ा रहे हैं, सिटी में भी गरीब तबका है जो अपने बच्चों को इतने महंगे स्कूलों में नहीं पढ़ा सकता है। तो शिक्षा का ढांचा अन्यथा उत्तर प्रदेश का यूपी बोर्ड वो बोर्ड था जिसमें बच्चे पढ़ के जो निकलते थे और अच्छी शिक्षा पास। इलाहाबाद में एडमिशन जिस किसी का हो जाता था तो ये मान लिया जाता था कि वो गजटेड अफसर बन के निकलेगा। और आज शिक्षा का स्तर ये हो गया है कि यूपी का कोई बच्चा दूसरे प्रदेश में दिल्ली वगैरह जाता है, उन्हें कहा यूपी बोर्ड, उन्हें किसका हटाओ। मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। जब डीमोनेटाइजेशन आया था तो एक इकोनॉमिक्स में टर्म थी, रिच बिकमिंग रिचर, पुअर बिकमिंग पुअरर। आज की डेट में पुअर बिकमिंग रिचर की जो टेंडेंसी है वो मोदी जी के उससे आई है। वी हैव हाई एस्पिरेशंस एंड बिलीफ इन मोदी जी। जो भी वो करेंगे अच्छा करेंगे। चलिए, तो ये तो बड़ा अच्छा, यहाँ पे लोगों को मोदी जी पे भरोसा है। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। जी मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी? बजट से आपको क्या उम्मीदें हैं, या आपको लगता है जेटली जी क्या चीज़ करे ताकि आपको बड़ा अच्छा लगे? बजट से एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हाई हैं। स्लैब थोड़ा इम्प्रूव कर दे, जो आपका स्लैब रेट है थोड़ा सा रिवाइज हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, जो अभी रेस्टोरेंट्स में सर्विस टैक्स का भी जो चल रहा है, इट कैन बी एंड इट कैन नॉट बी पेड। सर्विस चार्जेस, it should not be, and it should be mandatory कि मतलब सर्विस चार्ज आप अपने अकॉर्डिंगली जितना आपको। ये बड़ी अच्छी बात कही। सर्विस चार्ज को लेकर एक कंफ्यूजन हुई और ये कहा गया कि लोग अगर खुश हैं तो सर्विस चार्ज दें, लोग खुश नहीं तो नहीं दें। क्या कोई मानेगा सर? आपको लगता है कोई रेस्टोरेंट ओनर मानेगा कि भाई आपकी ग्राहक जाए और खाना खाए और उसकी मर्जी पर डिपेंड हो कि वो सर्विस चार्ज दे ना दे? क्योंकि कई रेस्टोरेंट ओनर्स ने कहा कि हम तैयार नहीं हैं इसके लिए। नहीं मानेगा तो नहीं जी, नहीं मानेगा, क्योंकि यहाँ की साइकोलॉजी, बेसिकली जो हम लोग की साइकोलॉजी है वो चोरी की ही है। तो वो मानेगा तो नहीं। यहाँ पे तो सब कुछ बताना पड़ता है कि ऐसे करोगे वरना ये पेनल्टी है, तब वो करता है। तो ये मैं एग्री नहीं करता हूँ, बट स्टिल बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप इंसेंटिवाइज कर दोगे तो वो मान जाएगा। कैसे इंसेंटिवाइज किया जाना चाहिए? नॉट ओनली रेस्टोरेंट्स, वैसे किसी भी सेक्टर में क्या करना चाहिए? मतलब पहली बात तो ये कि जो अभी हमारे पहले वक्ता थे उसके मैं एग्री करता हूँ कि आपको तो पहले तो स्लैब बढ़ा देना चाहिए। आपका कम से कम लेट से 20 लाख तक का होना चाहिए 10% टैक्स, उससे ज़्यादा टैक्स नहीं करना चाहिए। बाकी स्लैब्स के बाद में क्या है कि लेट से कि आप सर्विस टैक्स पे करते हो, तो आपके जो ये सब चीज़ें ना, ट्रांजैक्शन टैक्स जब आएंगे तो आप क्रेडिट डाल दो उन पे कि ठीक है ये इन्होंने यहाँ पे किया है तो इसकी सर्विसेज के अगेंस्ट में ये इसका क्रेडिट कहीं और ले सकते हैं। जब आप उस तरह की व्यवस्था लागू करोगे तो दोनों चीज़ें होंगी, वो एनकरेज भी होगा, आपके सिस्टम में भी आएगा और रेवेन्यू भी बढ़ेगा। जीएसटी पे क्या मानना है आपका?
जीएसटी तो लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा, देयर इज़ नो ऑप्शन, क्योंकि जितना ज़्यादा स्टेट टैक्सेस बढ़ाते चले जा रहे हैं, अगर आप बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी नहीं रखोगे तो केरला में कोई माल किसी रेट पे चल रहा है, यहाँ पे किसी और रेट पे चल रहा है, आप कभी देश को एक साथ रख ही नहीं सकते। क्योंकि इस बार रेल बजट नहीं आएगा अलग से, रेल बजट आम बजट में ही आएगा। तो आप लोग सरकार के इस कदम को कैसा मानते हैं? कोई इस पे कुछ कहना चाहेगा, ये सही है या सरकार को रेल बजट, क्योंकि रेल बजट जब आम बजट में नहीं आएगा तो बहुत सारी घोषणाएं जो डिटेल में होती थी रेल बजट में वो नहीं होंगी, एक ब्रीफ वित्त मंत्री बताएंगे उसके बारे में और वो चीज़ सामने आएंगी। तो आपको लगता है सही है ये? सर मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है, बिकॉज एक्चुअली देखा जाए तो हम सिर्फ लकीर पीटते चले आ रहे थे अभी तक, बिकॉज रेल बजट समथिंग कुछ ऐसा है, वो बजट का ही हिस्सा है, वो कुछ अलग नहीं है। एंड रेल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी हैं बजट के अंदर, लाइक डिफेंस की अगर हम बात करें, डिफेंस का बजट आज की डेट में रेल से कहीं ज़्यादा हो गया, उसका तो अलग से बजट नहीं आता है। सो जब एंड उसके अलावा होता क्या है, जब साथ में आएगा तो दोनों मिनिस्ट्रीज, इनफैक्ट दोनों जो डिपार्टमेंट्स हैं वो कोलैबोरेट होकर काम कर पाएंगे और मनी अच्छे से फ्लो। चलिए ये भी एक अच्छा सजेशन है। एक चीज़ और यहाँ पर बात करनी चाहिए, बजट की तारीख को लेकर भी इस बार कुछ कंट्रोवर्सी हुई है। जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो कह रही हैं क्योंकि चुनाव के दौरान बजट आएगा तो ये लोगों को, खासकर सरकार को इफेक्ट कर सकता है। इस पर कोई कुछ कहना चाहेगा? 1 फरवरी को बजट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बजट तो अपने टाइम पे आना चाहिए। इसे चुनाव तो स्टेट के हो रहे हैं, कोई लोकसभा का चुनाव नहीं हो रहा है, तो इस पे बजट तो, अगर आप बजट को डिले करते हैं तो उससे जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो डिले हो जा रही हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव उससे मैटर नहीं करता। चलिए ये इनका तो मानना है कोई मैटर नहीं करता। और कोई कुछ कहना चाहेगा इस बारे में? जी बोलिए। बजट और इलेक्शंस दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर हम लोग बजट के बेसिस पे कोई गवर्नमेंट चूज़ कर रहे हैं तो हम गलत हैं। हम उनको बजट उन्होंने कैसे बनाया इस पे चूज़ नहीं करना चाहिए। हमें उन्हें उनके काम और उनसे जो हमारी उम्मीदें हैं और जो भरोसा है उसके बेसिस पे हमें करना। चलिए बहुत अच्छा जवाब है, वाकई तालियां बजानी चाहिए इसके लिए। तो सरकार को बजट अपने उसी समय पर लाना चाहिए और जो वायदे और जो अपेक्षाएं जनता इस समय कर रही है नोटबंदी के बाद, जीएसटी के ऊपर, उन सारी चीज़ों को चुनाव से पहले या चुनाव के बाद इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस समय पूरे देश की जनता सरकार की तरफ सिर्फ इसलिए देख रही है, इस बजट के आधार पर बहुत लोगों ने अपने तमाम काम जो लंबे समय से रोक दिए थे वो सब इस बजट की आस में रुके हुए हैं। बजट को ठीक समय पर लाना चाहिए और इसमें अधिक से अधिक जनता को, आम लोगों को, टैक्स पेयर्स को फायदा हो, ऐसा इसमें करना चाहिए। चलिए तो बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत शुक्रिया आप सब हमारे साथ जुड़े। तो ये थी बजट चौपाल जो हमने लखनऊ के फिनिक्स यूनाइटेड मॉल में लगाई थी और तमाम तरह के सजेशन, तमाम तरह के सुझाव, लोगों की राय, लोगों की उम्मीदें, लोगों के जवाब हमने आप सामने रखे हैं वित्त मंत्री जी, और उम्मीद तो यही है कि आप इनको नाउम्मीद नहीं करेंगे। बजट चौपाल में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी बिजनेस। बजट पर सबसे बड़ी मेगा कवरेज जी बिजनेस पर जारी रहेगी। नमस्कार। तो जब बात हम नेक्स्ट बजट की करते हैं, यानी नेक्स्ट जनरेशन के बजट की, तो टेक्नोलॉजी, डिजिटाइजेशन और कैशलेस इकोनॉमी की बात होना ये हो नहीं सकता। मेरे साथ यस बैंक के रिप्रेजेंटेटिव ब्रजेश जी हैं जो यस बैंक के ही कुछ ऐसे टूल के बारे में बताना चाहते हैं जो कैशलेस इकोनॉमी को कैसे बढ़ा सकता है और कैसे एक बड़ी क्लास को जिसके पास इंटरनेट या डेटा नहीं है वो भी कैसे कैशलेस ट्रांजैक्शन या डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकता है, इसके बारे में बताना चाहते हैं ब्रजेश जी। जी गौरव जी, डिजिटल पेमेंट्स की जब हम बात करते हैं या डिजिटल मोबाइल पेमेंट की बात करते हैं तो हमारे जहन में 2 चीज़ें आती हैं। पहला स्मार्टफोन, दूसरा डेटा कनेक्टिविटी या इंटरनेट, जो कि आज के टाइम पे भी काफ़ी बड़ा चैलेंज है। उसका रीज़न ये है कि आज के टाइम पे जो हिंदुस्तान की आधी से ज़्यादा आबादी है वो हम ये कह सकते हैं कि उनके पास स्मार्टफोन भी नहीं है या डेटा भी नहीं है और दे आर यूजिंग फीचर फ़ोन। तो ऐसी कंडीशन में हमारे यस बैंक के MD एंड CEO मिस्टर राणा कपूर का ये ध्येय रहा है, उनका उद्देश्य रहा है कि अगर हम मोबाइल पेमेंट का सोल्यूशन देते हैं कस्टमर्स को या अकाउंट होल्डर्स को देते हैं तो वो वैसा होना चाहिए जिसमें कि जो फीचर फ़ोन का कस्टमर है वो भी उसको पूरी तरह से उसका लाभ उठा सके, पूरी तरह से बेनिफिट हो सके। तो इसी ध्येय को ध्यान में रखते हुए यस बैंक एक अच्छा रिवोल्यूशन प्रोडक्ट लेके आया है जिसको हम कहते हैं सिम से पे। सिम से पे बेसिकली एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि कोई भी किसी भी मोबाइल पे आप इसको चला सकते हैं और मोबाइल के माध्यम से अपने फीचर फ़ोन हो या स्मार्टफोन हो। फीचर फ़ोन में बताना चाहूँगा, ये ऐसा फ़ोन होता है जो कि बटन वाला फ़ोन होता है जिसमें इंटरनेट भी नहीं होता है और डेटा भी नहीं होता है और स्मार्टफोन भी नहीं होता है, उसमें भी आप इसको चला सकते हैं। हम इसमें बेसिकली क्या करते हैं, हम आपको एक वेफर थिन सिम स्टिकर देते हैं जो आप अपने सिम पे चिपका सकते हैं। एंड चिपकाने के साथ ही साथ ये आपके मोबाइल के स्क्रीन पे, चाहे वो कैसा भी फ़ोन हो, उसमें एक लोगो बन के आ जाता है जो मोबाइल पेमेंट के नाम से आता है और उस मोबाइल पेमेंट के ऑप्शन में जाके आप इसके थ्रू फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
फंड ट्रांसफ़र जब बोलता हूँ मैं, तो इट इज़ टू एनी मोबाइल नंबर या फिर टू एनी अदर अकाउंट नंबर टू विथ एनी अदर बैंक। आप किसी भी बैंक में किसी भी मोबाइल पे आप पेमेंट कर सकते हैं, और इसके थ्रू आप अपने जो बिल पेमेंट्स होते हैं, यूटिलिटी पेमेंट्स होते हैं, आपके जो लोकल बिलर्स होते हैं, बिजली है, पानी है, ये सारे बिल्स होते हैं, ये आप यू कैन पे थ्रू दिस मोबाइल। ये 24 घंटे 7 दिन काम करता है। ऐसा नहीं है कि इसका कुछ टाइम लाइन है या बंद हो जाएगा या 7 बजे के बाद नहीं होगा, वैसा नहीं है। 24 आवर्स आप पेमेंट कर सकते हैं और पैसा इसमें इंस्टेंटली ट्रांसफ़र होता है टू एनी अदर अकाउंट। और इसमें इसका जो फीचर होता है, ये बेसिकली ये क्यों नेट नहीं चाहिए होता, बिकॉज ये SMS बेस्ड है। SMS बेस पे काम करता है। ये पूरी तरह से सुरक्षित है, सिक्योर है। इसमें हमने एक वैल्यू एडिशन भी करा है, जिसमें आप अपने मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हैं, आप अपने DTH का जो कनेक्शन होता है, टाटा स्काई और एयरटेल और वटेवर, आप सारे रिचार्जेस कर सकते हैं। तो एक काफ़ी बढ़िया, काफ़ी सरल, सुगम, और क्योंकि ये हमने टारगेट किया है, ऐसे कस्टमर्स टारगेट किया है जो कि फ़ीचर फ़ोन यूज़ करते हैं या जो इसमें आना चाहते हैं फर्स्ट टाइम, उनको हमने किया हुआ टारगेट। तो ये काफ़ी ईजी, यूज़र फ्रेंडली है, और इसके थ्रू हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये जो मैकेनिज़्म है, ये जो पेमेंट एप्लीकेशन है, ये सभी लोगों को काफ़ी अच्छी तरह से मतलब बेनिफिट करेगा, लाभान्वित करेगा। दैट इज़ ऑल अबाउट दिस प्रोडक्ट। बहुत अच्छी बात है और बहुत आपको शुभकामनाएं आपके इस नए प्रोडक्ट के लिए, और उम्मीद करते हैं कि लोगों को ये ज़रूर पसंद आएगा।